हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। सुकून एफएम चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कल का एपिसोड आप सभी को बहुत अच्छा लगा और आपके बहुत सारे कमेंट भी आए हैं। चलिए एक बार हम कमेंट पर नज़र डाल लेते हैं। शानोक छित्री कहते हैं, वेरी ग्रेट स्टोरी, आई एम फ्रॉम नेपाल, थैंक यू सो मच ब्रदर। पवन कुमार जी है, वो कहते हैं कि वेरी नाइस स्टोरी, थैंक यू। अंकित भाई, वेरी नाइस स्टोरी, थैंक यू जी। प्रिया 0142, नाइस, थैंक यू जी। फारूक अहमद, कीप इट लाइक दिस, थैंक यू सो मच। प्रदुम पांडे, वेरी नाइस, थैंक यू भाई। बाबूलाल परेता, वेरी नाइस स्टोरी, थैंक यू जी। बबरलाल सरन, वेरी नाइस स्टोरी, थैंक यू जी। राजेंद्र सिंह, वेरी नाइस स्टोरी, थैंक यू जी। राजकुमार पटेल, छत्तीसगढ़ से हूँ सर, थैंक यू सो मच भाई। मनोज यादव, वेरी नाइस स्टोरी, थैंक यू सो मच भाई। मनोज कुमार, वेरी नाइस स्टोरी, थैंक यू जी। मुनावर अहमद, गुड स्टोरी, थैंक यू जी। सहारन आजाद, ब्रो यही टाइम रखो यार, बहुत तगड़ी स्टोरी है मित्र, थैंक यू सो मच मित्र। सुशील प्रसाद, टाइम बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, स्नेह भरा प्यार, थैंक यू सो मच भाई। नौशाद अली, थैंक यू सो मच। हम हमारे घर पर जो भी लेडीज आती है उनको उनके फ़ोन पर चैनल लगाकर सब्सक्राइब करवा देती हूँ, थैंक यू सो मच जी। सचिन कुमार, लव हैकर का टाइम बढ़ा दीजिए, इस पर भी बात करेंगे जी। राकेश मिश्रा, थैंक यू सो मच जी। इशफाक शाह, वेरी नाइस स्टोरी, थैंक यू सो मच फ्रॉम पाकिस्तान। संदीप शर्मा भाई, लव हैकर कहानी क्यों नहीं आती, आएगी जी, अभी इस पर बात भी करेंगे। सचिन कुमार, थैंक यू सो मच भाई। खेमराज, थैंक यू जी। जशोदाबंद 6:30, वैद प्लम्बर पानीपत से, थैंक यू सो मच भाई। जितेंद्र कुमार, लव हैकर नेक्स्ट एपिसोड आएगा जी। राजेंद्र पवार, थैंक यू सो मच भाई। AK47 अनिल, थैंक यू। राम किशोर मीना, थैंक यू सो मच भाई। आशीष मिश्रा हरदोई से, थैंक यू सो मच। रिजवान शेख आजमगढ़ यूपी से, थैंक यू जी। श्रीपाल ढिलो, वेरी नाइस स्टोरी, थैंक यू भाई। भूषण बेंदा, प्रदम पांडे, ग्रेट। मनोज कुमार, सचिन कुमार यूपी शामली से, बाबूलाल परेता, राजकुमार पटेल, सचिन कुमार जसोदाबंद दलाई, मुनावर अहमद फिनलैंड यूरोप से, संदीप कुमार, भारती भारद्वाज 6 PM, थैंक यू सो मच आप सभी का बहुत बहुत प्यार देने के लिए। इनमें से बहुत सारे दोस्तों का कमेंट आया है कि हम कहानी को 6 बजे कर दें, तो आप लोगों के लिए अभी भी एक मौका और है। आप लोग जल्दी जल्दी से आज सभी कमेंट करके बताइए हम कहानी को आपके पास किस समय भेजें। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग कमेंट करेंगे और सब लोग अपने नाम और अपने शहर का नाम भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे कि आप लोग कहाँ से हमारी कहानी देखते हैं। कल इसी तरीके से सबका नाम भी वैसे ही वीडियो में आ जाएगा जैसे आज आया है। चलिए आज के 137वें एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। शुरू करते हैं कहानी सीक्रेट घर जमाई। समर यही सोच रहा था कि 81 शैतानों के लिए अगर मारने के लिए कहा जाए तो क्या वो ऐसा कर पाएगा। जाहिर है नहीं, क्योंकि निश्चित रूप से समर की ताकत ऐसा नहीं कर सकती थी। अगर वो कुछ समय तक और प्रैक्टिस करता रहे तो ग्रैंड मास्टर किंगडम के एक्सपर्ट लेवल तक पहुंच जाएगा और अपने टोटम को पूरी तरह से विकसित कर लेगा। तो ये वास्तव में मार्शल आर्ट की दुनिया में छा सकता था। अनकन्वेंशनल वर्ल्ड में नंबर 1 शैतान को भी मार सकता था। हालांकि वो डार्क नाइट एम्परर एक अद्वितीय प्रतिभावान था। उसने बहुत कम उम्र में ही ध्यान लगाना शुरू कर दिया था। समर अलग था क्योंकि उसे एंशियंट मार्शल आर्ट का ज्ञान हाल ही में हुआ था। उससे पहले वो केवल एक नॉर्मल मार्शल आर्ट वर्ल्ड का किंग लेवल का फाइटर था। अगर ट्रू मार्शल एम्परर तकनीक की प्रैक्टिस को समय से देखा जाए तो समर की प्रतिभा डार्क नाइट एम्परर से भी ज्यादा थी और भविष्य में उसकी उपलब्धियां भी असीम होगी। सुखदेव और अन्य समर द्वारा मारे गए लोगों की वजह से क्रिम्सन ब्लड का तो अब सफाया ही हो चुका था। आसपास के एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर भी चले गए थे, लेकिन जाने से पहले सभी ने समर को मिली जुली भावनाओं से देखा। उनकी आंखों में प्रशंसा, जलन और कुछ अनजानी सी भावनाएं थी। वो जानते थे कि आज के बाद समर की ख्याति पूरे मार्शल आर्ट वर्ल्ड में फैल जाएगी। ये एक ऐसी प्रतिभा थी जिसकी तुलना डार्क नाइट एम्परर से की जा रही थी। कुछ लोग तो ये मानना तय कर ले थे कि मार्शल आर्ट वर्ल्ड में इस समय समर के साथ तुलना करने वाला एकमात्र व्यक्ति अभय दुग्गल ही था। भविष्य में दोनों के बीच युद्ध होना भी तय हो गया था। समर तुरंत नहीं गया। मुंबई में रहते हुए उसने न केवल फायर एम्परर सेक्ट के लीडर के साथ मिलकर एक जीवनवर्धक गोली बनाई थी, बल्कि 5 लोअर हेवन और 5 हाई हेवन की गोलियां भी बनाई थी। यह उसके इस्तेमाल का एकदम सही समय था। समर बेहोश ब्लैक पैंथर की तरफ बढ़ा। उसे जगाने के लिए उसने एक्यूपेंचर का इस्तेमाल किया। फिर समर ब्लैक पैंथर और बख्तावर को एक कमरे में ले गया। समर ने उनसे पूछा, ब्लैक पैंथर और बख्तावर,
अब तुम किस लेवल पर हो? उसके बाद का जवाब देते हुए बख्तावर ने शर्मिंदा होते हुए कहा, गॉडफादर समर, मैं लो हेवन किंगडम के फर्स्ट स्टेज पर हूँ। समर ने उसे ग्रैंड मास्टर तकनीक दी थी, लेकिन वो अभी भी लो हेवन किंगडम के फर्स्ट स्टेज पर पहुंचा था। वो बहुत कमजोर था। पहले बख्तावर अपने पावरों से अधिक खुश था, लेकिन सुखदेव और बाकियों की पावर को देखने के बाद उसे लगा कि वो बहुत ही चींटी जैसा कमजोर है। बख्तावर समझ गया था कि आम लोगों की नज़र में वो भले ही ताकतवर हो, लेकिन एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर्स की तुलना में वो बहुत कमजोर इंसान था, जिसे आसानी से मारा भी जा सकता था। तभी समर ने बख्तावर की तारीफ करते हुए कहा, बख्तावर, तुमने भी अभी प्रैक्टिस करनी शुरू की है। ये बहुत अच्छा है कि तुम पहले ही लो हेवन किंगडम के फर्स्ट स्टेज पर पहुंच चुके हो। वहीं ब्लैक पैंथर ने अपना सिर झुकाते हुए कहा, मास्टर, मैं अभी एक लेवल डबल एस का ही फाइटर हूँ। ब्लैक पैंथर की बात सुनकर समर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसे तुरंत एहसास हुआ कि ब्लैक पैंथर को कोई प्रैक्टिस तकनीक उसने नहीं दी थी, इसलिए ब्लैक पैंथर अपनी पावरें नहीं बढ़ा सका था। इस एहसास ने समर को थोड़ा असहज कर दिया। समर ने उच्च वर्गीय तकनीक की एक पुस्तक निकाली और उसे ब्लैक पैंथर को सौंप दिया। फिर समर ने उन दोनों को गोलियां देते हुए कहा, बख्तावर, ब्लैक पैंथर, ये लोअर हेवन गोलियां हैं, तुम दोनों के लिए एक एक। ये तुम लोगों की पावर को लोअर हेवन किंगडम तक बनाने में मदद करेगी। बख्तावर और ब्लैक पैंथर की आंखें उत्साह से चमक उठी जब उन्होंने पावरफुल एनर्जी की गोली देखी। बख्तावर ने गोली अपने मुंह में रखी। गोली तुरंत घुल गई। उसके पूरे शरीर में एक पावरफुल पावर फैल गई। इस पावर ने उसके शरीर के सभी प्रेशर पॉइंट्स और मेरिडियंस को खोल दिया था और उसकी त्वचा हड्डियों को सख्त कर दिया था। बख्तावर ने जोरदार पंच आगे की तरफ घुमाया और उसके मुक्के से हवा में 5 बड़े छेद हो गए। ये 5 बड़े छेद लोअर हेवन किंगडम के एक्सपर्ट फाइटर की निशानी थे। उसकी ताकत देखकर समर ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो बख्तावर, अब तुम लो हेवन किंगडम के एक्सपर्ट स्टेज के फाइटर बन गए हो। बख्तावर समर का वफादार नौकर था। स्वाभाविक रूप से समर ये देखकर खुश था कि बख्तावर और भी मजबूत हो गया है। जहां तक बात ब्लैक पैंथर की थी, उसने अभी तक कोई एंशियंट मार्शल आर्ट तकनीक नहीं सीखी थी, इसलिए उसने तुरंत वो गोली नहीं खाई। वो गोली तकनीक की प्रैक्टिस करने के बाद ही खाने वाला था। इसके बाद समर ने हाथ हिलाकर उन दोनों से कहा, बख्तावर और ब्लैक पैंथर, अब तुम लोग कमरे से बाहर जा सकते हो। किसी को भी कमरे के अंदर मत आने देना। जब समर कमरे में अकेला था, उसने अपनी रेड फायर तलवार निकाली और उसे एल्डर तलवार आत्मा को एक संदेश मिला था। तलवार से एक सफेद बालों वाला बुजुर्ग उड़कर बाहर आया। हालांकि वो सिर्फ एक छवि थी, फिर भी उसकी एक मजबूत उपस्थिति थी जिसने समर के दिल में डर पैदा कर दिया था। समर को तब भी डर नहीं लगा था जब उसका सामना एक एक्सपर्ट ग्रैंड मास्टर फाइटर से हुआ था, लेकिन जब उसने इस एल्डर को देखा तो वो थोड़ा डर गया था। एल्डर बहुत ज्यादा पावरफुल भी था। एल्डर ने समर की तरफ देखते हुए कहा, थैंक यू नौजवान, 50 साल बाद मैं आखिरकार ये दिन देख पा रहा हूँ। केवल 40 साल की उम्र में तलवार की आत्मा के अंदर थी और समर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। तलवार का आखिरी मास्टर तलवार किंग जितेंद्र बजाज था, जिसने 50 साल तक ये तलवार चलाई थी। इसका मतलब था कि आत्मा तलवार के अंदर जितेंद्र बजाज के जीवन से भी ज्यादा समय से थी। समर ने थोड़ा हैरानी के साथ उस एल्डर से पूछा, सीनियर, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप कौन हैं? उसे थोड़ा असहज लगा कि तलवार आत्मा वाले एल्डर कोई नॉर्मल इंसान तो बिल्कुल नहीं थे। एल्डर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं 100 साल पहले का डार्क नाइट एम्परर हूं। उसकी बात सुनकर समर ने मन ही मन में सोचा, हे भगवान, तलवार आत्मा डार्क नाइट एम्परर है। समर का मुंह खुला का खुला रह गया। उसकी आंखें अविश्वास से भर गई। उसे सुखदेव की मौत के समय से भी ज्यादा सदमा लगा। हर एंशियंट मार्शलिस्ट ने डार्क एम्परर नाइट के बारे में सुना हुआ था। उसने 100 साल पहले अनकन्वेंशनल पथ के 81 शैतानों को मारा था। दुनिया का नंबर 1 फाइटर, एंशियंट मार्शल आर्ट को इकट्ठा करने वाला इकलौता फाइटर। समर कभी कल्पना ही नहीं कर सकता था
कि तलवार की आत्मा डार्क नाइट एम्परर की आत्मा थी। जब एल्डर ने समर के हैरान भाव से देखा तो उसने हल्के से कहा, क्या तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा कि मैं डार्क नाइट एम्परर हूं? समर ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, सीनियर, ऐसा नहीं है। मैं आपकी बातों पर विश्वास नहीं करता। ऐसा कहा जाता है कि आप 100 साल पहले अनकन्वेंशनल की 81 शैतानों के मारने के बाद गायब हो गए थे। डार्क नाइट एम्परर ने मुस्कुराते हुए उसको अपने बारे में बताते हुए आगे कहा, हाँ, मैं एक रहस्यमयी छोटी दुनिया में गया था। वहां के आत्म साधक ग्रैंड मास्टर फाइटर से भी ज्यादा पावरफुल हैं। मैंने एक आत्म साधक को नाराज कर दिया, इसलिए उसने मुझे मार डाला। मैंने अपनी आत्मा को रेड फायर तलवार में डाला ताकि मेरी आत्मा बिखर न जाए। उसकी बात सुनकर समर ने संदेह से पूछा, सीनियर, क्या वास्तव में इस दुनिया में आत्म साधक लोग हैं? असल में समर यह मान सकता था कि दुनिया में एंशियंट मार्शल आर्ट है। आखिरकार वो खुद भी एक एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर था। लेकिन आत्म साधक तो ऐसे पुराने प्राणी थे जो उड़ सकते थे, तरह तरह के मंत्र का इस्तेमाल कर सकते थे। क्या वो सचमुच में थे? डार्क नाइट एम्परर ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेशक इस दुनिया में आत्म साधक हैं। मैं पृथ्वी की एक छोटी सी दुनिया में एक एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर से मिला था। वो मंत्र जानते थे और बहुत पावरफुल थे। समर ने जोर से सांस ली। उसने डार्क नाइट एम्परर की बातों पर यकीन कर लिया, क्योंकि उसके पास झूठ बोलने का कोई कारण नहीं था। इसके अलावा उस एल्डर की उपस्थिति इतनी पावरफुल थी कि उसे देख पाना भी नामुमकिन था। डार्क नाइट एम्परर ने आगे कहा, नौजवान, मुझे पता है कि तुम्हारा नाम समर है। मैं तुम्हारे साथ एक शर्त पर बातचीत करना चाहता हूँ। तुम उसके बारे में क्या सोचते हो? समर ने सिर हिलाकर पूछा। बोलिए सीनियर, क्या शर्त है? डार्क नाइट एम्परर ने अपनी शर्त बताते हुए कहा, मैं तुम्हें कुछ आत्म साधक तकनीकें सिखा सकता हूँ जो तुम्हें एक महान फाइटर बना देगी। लेकिन तुम्हें मुझे एक फिजिकल बॉडी बनाने में मदद करनी होगी। भविष्य में मेरा बदला लेने के लिए एक छोटी सी दुनिया में मेरे साथ चलना होगा। समर ने उसकी बात सुनकर कंफ्यूजन में पूछा, सीनियर, आत्म साधक तकनीकें एंशियंट मार्शल आर्ट तकनीकों से कितनी ज्यादा पावरफुल होती हैं? डार्क नाइट एम्परर ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, आत्म साधक तकनीकें ज्यादा पावरफुल होती हैं। मैं सबसे पावरफुल एंशियंट मार्शलिस्ट हुआ करता था, लेकिन एक आत्म साधक ने मुझे ही एक वार में हरा दिया। ये उनकी ताकत का एक छोटा सा हिस्सा था। डार्क नाइट एम्परर छोटे दुनिया के आत्म साधकों से मिल चुका था, इसलिए वो उनकी पावर को अच्छी तरह से जानता था। वे किसी भी एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर से बहुत ज्यादा पावरफुल थे। उसकी बात पर थोड़ी देर सोचने के बाद समर ने डार्क नाइट एम्परर की शर्तों से सहमति जताते हुए कहा, सीनियर, मैं आपकी शर्तों से सहमत हूँ। पहले तो समर को आत्म साधक के बारे में सुनकर झटका लगा, लेकिन ध्यान से सोचने पर उसे एहसास हुआ कि ये सच हो सकता है। आखिरकार एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर ने भी ऐसा ही कहा था, तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं अगर आत्म साधक भी ऐसा कहते हैं। भारत छिपे हुए ड्रैगन्स और दुबके हुए टाइगर्स का देश है। इसमें कई रहस्यमय जगह भी है। कंचनजंगा पर्वत का निषिद्ध एरिया, हिमालय के निर्जन क्षेत्र और अन्य सभी विशाल रहस्य छिपे हुए हैं। समर हमेशा से सोचता था कि ग्रैंड मास्टर किंगडम के बाद कोई और हाई किंगडम है। डार्क नाइट एम्परर से सुनने के बाद उसे अंततः एहसास हो गया कि ग्रैंड मास्टर किंगडम के बाद आत्म साधक किंगडम है। हालांकि आत्म साधक छिपे हुए होते हैं, वास्तविक दुनिया में शायद ही कभी दिखाई देते हैं। अगर वे दिखाई भी देते तो किसी के लिए उन्हें भांप पाना भी असंभव है। तभी डार्क नाइट एम्परर ने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, क्योंकि तुम मेरी शर्तों से सहमत हो, इसलिए मैं तुम्हें संक्षेप में आत्म साधना की दुनिया के बारे में बताता हूँ। आत्म साधना की दुनिया एंशियंट मार्शल आर्ट वर्ल्ड से भी ऊपर है। ये मिथकों और किंवदंतियों की तरह ही है। एक आत्म साधक कोई उड़ सकता है, मंत्रों का प्रयोग कर सकता है, स्पिरिचुअल इक्विपमेंट प्राप्त कर सकता है, व्यू रचनाएं रच सकता है, अमृत बना सकता है और दुष्ट या दैवीय जानवरों को वश में कर सकता है। आत्म साधक कम से कम 300 साल तक जीवित रहते हैं।
प्रैक्टिस के साथ वो और भी ज्यादा समय तक जीवित रह सकते हैं। वे शायद ही कभी दिखाई देते हैं, क्योंकि उन्हें प्रैक्टिस करने और ध्यान लगाने और एकांतवास में जाने की जरूरत होती है। कुछ तो दशकों और यहाँ तक कि सदियों तक एकांतवास में रह सकते हैं। आत्म साधना के अपने लेवल हैं। सच्ची आत्मा अवस्था, पृथ्वी आत्मा अवस्था, आकाश आत्मा अवस्था, आधार अवस्था, स्वर्णिम कोर अवस्था, नवजात आत्मा अवस्था। डार्क नाइट एम्परर आत्म साधना की दुनिया में रहा था, इसकी बारीकियों से समझता था, इसलिए वह समर को विस्तार से समझा पाया था। समर ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और उसे एक किंवदंती की तरह देखा। आत्म साधना वो प्रैक्टिस लोक कथाओं से भी मिलता जुलता था। यह किताबों में मोटे तौर पर दर्ज था, लेकिन उसने उसे तोड़ दिया था। ये सब सोचते हुए समर ने डार्क नाइट एम्परर से पूछा, सीनियर, आप मुझे क्या सिखाएंगे? जादू मंत्र, ऋषि मंत्र या कुछ और? समर की ग्रहण क्षमता प्रबल थी। वो समझता था कि उसे आत्म साधना की दुनिया में कठोर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि एक आत्म साधक के प्रकट होने की संभावना थी। अगर वो पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हुआ तो उसको कभी भी मार दिया जा सकता है। तभी डार्क नाइट एम्परर ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें न तो जादू टोना सिखा रहा हूँ, न ही ऋषि मंत्र। मैं तुम्हें फिजिकल साधना सिखा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर समर ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसने पहली बार इस तकनीक के बारे में सुना था। उसके मन में अब कई सवाल थे। तभी डार्क नाइट एम्परर ने समर को इस साधना के बारे में डिटेल में बताते हुए कहा, फिजिकल साधना तकनीकों में कई प्रकार होते हैं। वे हैं मोर्टल बॉडी कल्टीवेशन तकनीक, स्पिरिट बॉडी, एम्परर बॉडी, सॉवरेन बॉडी, इमोर्टल बॉडी, और उनमें से सबसे मजबूत इमोर्टल बॉडी साधना तकनीक है। समर ने उसकी तरफ देखते हुए थोड़ा कंफ्यूजन में पूछा, सीनियर, क्या आप मुझे इमोर्टल बॉडी तकनीक सिखाने जा रहे हैं? डार्क नाइट एम्परर ने उसकी बात पर हंसते हुए कहा, छोटे बदमाश, तुम बहुत लालची हो। मेरे पास ये नहीं है। मेरे पास तो सिर्फ मोर्टल बॉडी कल्टीवेशन तकनीक है। डार्क नाइट एम्परर एक ग्रैंड मास्टर था और उसने प्रत्येक तकनीक के बारे में अच्छी तरह से उसे समझा दिया था। समर अगर डार्क नाइट एम्परर की बात न सुनता तो ज्यादा खुश होता। अवाक उसने सोचा कि डार्क नाइट एम्परर बहुत ताकतवर है, लेकिन उसकी प्रैक्टिस तकनीक तो सबसे निचले लेवल की थी। तभी उसके चेहरे के भाव देखकर डार्क नाइट एम्परर ने उसको समझाते हुए कहा, बेटे, जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो। इमोर्टल साधना केवल इमोर्टल प्राणियों के लिए है। मेरे पास तो ये है ही नहीं। लेकिन ये मोर्टल बॉडी कल्टीवेशन तकनीक विकसित होगी तो तुम्हें इमोर्टल साधना की तरफ अग्रसर करेगी और तुम्हें इमोर्टल भी बना देगी। समर ने एक और सवाल पूछते हुए कहा, सीनियर, मैं पूछना चाहता हूं कि आप मोर्टल बॉडी कल्टीवेशन तकनीक के किस लेवल पर हैं? डार्क नाइट एम्परर ने अजीब तरीके से कहा, उस बारे में मैं अभी मोर्टल बॉडी कल्टीवेशन तकनीक की प्रैक्टिस लेवल पर हूं। उस वर्ष के बारे में सोचते हुए डार्क नाइट एम्परर ने पहली बार आत्म साधना की दुनिया में प्रवेश किया था। उसने उस बूढ़े पागल डेस्टिस को बचाया था, जिसने उसे मोर्टल बॉडी कल्टीवेशन की तकनीक दी थी। उन्हें बताया था कि वो इमोर्टल बन सकते हैं। जब डार्क नाइट एम्परर ने पहली बार आत्म साधना की दुनिया के प्रवेश किया तो वह उत्साह और खुशी से भर गया था। हालांकि प्रैक्टिस के बाद उसे पता चला कि वो अभी भी मोर्टल बॉडी वाला था। मानव शरीर के विभिन्न लेवल थे, मोर्टल बॉडी, स्पिरिट लेवल, एम्परर बॉडी, सोवरन बॉडी, इमोर्टल बॉडी। मोर्टल बॉडी सबसे लोअर लेवल की तकनीक थी, जिससे समर निराश हो गया था। वो सोच रहा था कि कहीं डार्क नाइट एम्परर ने उसके साथ कोई धोखा तो नहीं कर दिया। डार्क नाइट एम्परर ने समर को अपनी फिजिकल बॉडी फिर से बनाने और उसका बदला लेने की मदद करने के लिए राजी कर लिया था, लेकिन बदले में उसने उसे मोर्टल बॉडी तकनीक दे दी। इसलिए वो निराशा भरी नजरों से डार्क नाइट एम्परर की ओर देख रहा था। उसकी नजरों को देखकर डार्क नाइट एम्परर ने धीरे से कहा, बेटे, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैं तुम्हें बताता हूं कि इसके नाम के बावजूद मोर्टल बॉडी कल्टीवेशन तकनीक तुम्हें नर्क को दबाने, एंशियंट मार्शल आर्ट दुनिया में अपराजित रहने
और एक पंच से एक ग्रह को चकनाचूर करने में सक्षम बना देगा। उसकी बात सुनकर समर ने एक्साइटेड होते हुए कहा, नर्क को दबाना, ग्रह को तोड़ना, मैं ये सीखूंगा सीनियर, मैं ये सीखूंगा। उसके एक्साइटमेंट देखकर डार्क नाइट एम्परर ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटे आखिरकार तुम समझ गए, लो ठीक से प्रैक्टिस करना। वो हंसा और उसने एक नीलम स्क्रॉल निकाल कर दे दिया। यह नीलम स्क्रॉल एंशिएंट और मजबूत था, क्योंकि यह कछुए के खोल से बना था। यह स्क्रॉल हल्के नीले रंग का था, इसमें से हरी रोशनी निकल रही थी। समर ने अपनी उंगली काटकर खून की एक बूंद उस स्क्रॉल से टपका दी। स्क्रॉल से एक प्रकाश किरण निकली, समर के दिमाग में प्रवेश कर गई। वो स्थिर खड़े रहे। समर को लगा जैसे जानकारी उसके दिमाग से बाहर निकल आएगी। उसके दिमाग से पहले ही कहीं ज्यादा जानकारी भर गई थी। मॉर्टल बॉडी कल्टीवेशन तकनीक को निरंतर विकसित किया जा सकता था और इसके व्यक्ति इमॉर्टल हो सकते थे। हालांकि इसकी प्रैक्टिस करना बहुत कठिन थी। पहला कदम बिजली से बॉडी को वश में करना था। यह पता चलते ही समर के होश उड़ गए। उसने मन ही मन में सोचा, मुझे खुद पर बिजली गिराने की जरूरत है। समर ने आंखें घुमाई। उसे लगा जैसे डार्क नाइट एम्परर ने उसके साथ एक बड़ा धोखा कर दिया। उसके प्रसन्नचित्त भाव को देखकर समर का मन किया कि वो उस पर स्क्रॉल फेंक दे, लेकिन डार्क नाइट एम्परर के पावरफुल होने को ध्यान में रखते हुए वो अपना गुस्सा अपने दिल में ही दबा सकता था। समर को आखिरकार समझ आ गया कि डार्क नाइट एम्परर असफल क्यों हुआ, क्योंकि डार्क नाइट एम्परर तो बस एक आत्मा थी। जाहिर है कि उस पर बिजली नहीं गिर सकती। अगर गिर जाती तो वो गायब हो जाता। समर के लिए अलग होने वाला था, क्योंकि उसके पास शरीर था और वो अभी भी बिजली गिरने से चिंतित था। समर ने डार्क नाइट एम्परर से पूछा, सीनियर, कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? नहीं बिजली है, मैं प्रैक्टिस कैसे कर सकता हूँ सीनियर? डार्क नाइट एम्परर ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, चिंता मत करो, पहले प्रैक्टिस विधि को याद करो। जब बिजली मिल जाए तो प्रैक्टिस शुरू कर देना। समर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है सीनियर, मैं भविष्य में प्रैक्टिस करूंगा। उसके बाद वो सोचने लगा कि अब आगे क्या करना है। यह तकनीक बहुत ज्यादा कठोर थी। पहले लेवल पर व्यक्ति को अपने शरीर को गरज और बिजली से शुद्ध करना पड़ता था। दूसरे लेवल पर व्यक्ति को अपने शरीर को लावों से गढ़ना पड़ता था। तीसरे लेवल पर व्यक्ति को अपने शरीर को दिव्य अग्नि में जलाना पड़ता था। समर के माथे पर एक पसीने की पतली सी चमक उभर आई। यह तकनीक वाकई बहुत कठिन थी। कोई आश्चर्य नहीं था कि कोई इमोर्टल कैसे बन सकता है। समर को अंततः समझ आ गया था कि अगर वो प्रैक्टिस करेगा तो नरक को दबाना और ग्रह को नष्ट करना संभव होगा। हालांकि कोई बिजली की गड़गड़ाहट नहीं थी, इसलिए समर प्रैक्टिस नहीं कर सकता था। उसने एक और स्क्रॉल निकाला और उसका अवलोकन करना शुरू कर दिया। हालांकि समर ने फायर एलिमेंट के इंपॉर्टेंट सार की प्रैक्टिस की, फायर किंगडम को समझा था, लेकिन वो गुरुत्वाकर्षण किंगडम में अधिक इंटरेस्ट रखता था। गुरुत्वाकर्षण किंगडम आयरन फिस्ट सेक्ट के सेक्ट मास्टर के पास था और उसने गुरुत्वाकर्षण किंगडम के भीतर किसी के द्वारा महसूस किए जाने वाला बल 5 या 10 गुना बढ़ जाता था, जिससे उसके शरीर स्थिर हो जाते। सभी उपायों से गुरुत्वाकर्षण किंगडम एक स्पेशल किंगडम था। ये पृथ्वी के चुंबकीय किंगडम और गुरुत्वाकर्षण किंगडम से संबंधित था। जब समर गुरुत्वाकर्षण किंगडम में फंस गया और गतिहीन हो गया था, तो उसे इस प्रबल पावर का एहसास हुआ था। बेशक वो हमेशा से गुरुत्वाकर्षण किंगडम की प्रैक्टिस करना चाहता था, लेकिन अब तक उसके पास सही समय नहीं था। समर ने बहुत जल्द ही गुरुत्वाकर्षण किंगडम का अवलोकन करना शुरू कर दिया था। वो मूल रूप से ग्रैंड मास्टर किंगडम लेवल का फाइटर था और उसे इन किंगडम में अंतर्दृष्टि प्राप्त कर ली थी, इसलिए उसने गुरुत्वाकर्षण किंगडम को समझ लिया। गुरुत्वाकर्षण किंगडम का ध्यान गुरुत्वाकर्षण पर था। जब तक वो गुरुत्वाकर्षण को समझ सकता था, वो उसको कंट्रोल भी कर सकता था। समर ने बताई गई विधि के अनुसार प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। उसने अपने आसपास के बल और गुरुत्वाकर्षण को समझने के लिए अपनी लाइफ एनर्जी का उपयोग किया। वो पृथ्वी के उस प्रबल खिंचाव को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था जो उस पर किया गया था।
फिजिक्स के नियमों के अनुसार हर चीज में गुरुत्वाकर्षण होता है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण मनुष्यों को नीचे खींचता है, अन्यथा वो अंतरिक्ष में उड़ जाते। समर पर बहुत प्रतिभाशाली और वो इंटेलिजेंट भी था। उसने गुरुत्वाकर्षण किंगडम की विधि को समझने के लिए केवल एक रात बिताई। इसके बाद समर ने खुद से कहा, मुझे अपने गुरुत्वाकर्षण किंगडम को आजमाना चाहिए। समर ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ गुरुत्वाकर्षण का नेतृत्व किया। उसने चारों तरफ 10 फीट का काला कफन बना दिया। काली रोशनी का आवरण गुरुत्वाकर्षण किंगडम था, जिसका रंग फायर किंगडम के लाल रंग के विपरीत था। कहने की जरूरत नहीं थी कि गुरुत्वाकर्षण किंगडम अत्यंत प्रबल था। अपनी एनर्जी छोड़ते हुए उसने फूलदानों और जुमरों को जमीन की तरफ खींचा और उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। किंगडम को क्लास में 1 से 9 क्लासेस तक क्लासिफाइड किया गया था, लो से हाई क्लास तक। 10 मीटर व्यास वाले किंगडम सभी फर्स्ट क्लास का किंगडम थे। समर द्वारा कंट्रोल्ड गुरुत्वाकर्षण और फायर किंगडम दोनों ही उस समय फर्स्ट क्लास के थे। पावर में ग्रोथ के साथ साथ वर्ग, सीमा और आक्रमण क्षति सभी एक साथ बढ़ेंगे। समर अब होश में भर गया था और उसे प्रैक्टिस में उत्साह भी आ गया था, ये जानते हुए कि ग्रैंड मास्टर किंगडम से परे भी एक किंगडम है। उसे अपनी रक्षा के लिए पावरफुल पावर की आवश्यकता थी। दूसरे दिन सूरज उगा और उसकी गर्म किरणें जमीन पर बिखरी, जिससे जमीन पर प्रकाश के धब्बे बन गई। मौसम बड़ा अच्छा था, सूर्य की किरणें शरीर पर पड़ रही थी और बहुत आरामदायक महसूस हो रहा था। समर ने अपने शरीर को खींचा, अपने कमरे से बाहर चला गया। उसने पूरी रात प्रैक्टिस करके गुरुत्वाकर्षण के पूरे किंगडम को सीख लिया था। अब उसके पास 2 किंगडम थे। किसी को यह विश्वास नहीं होता कि एक व्यक्ति 2 किंगडम को कंट्रोल कैसे कर सकता था। ऐसा इसीलिए था क्योंकि समर अत्यंत प्रतिभाशाली था, अन्यथा डार्क नाइट एम्परर रेड फायर तलवार से बाहर निकलकर समर को पर्सनली रूप से शिक्षा नहीं देता। ये तो पता था कि इंडिया के तलवारबाज किंग जतेंद्र बजाज भी बेहद प्रतिभाशाली थे। हालांकि डार्क नाइट एम्परर ने उन पर विचार नहीं किया, बल्कि समर को चुना था। कमरे से बाहर निकलकर समर ने बख्तावर से कहा, बख्तावर, अब मैं घर जा रहा हूं। अगर कोई और काम हो तो या कोई चैलेंज करने आए तो मुझे फोन करना। समर ने मुस्कुराते हुए हाथ हिलाया और जाने के लिए मुड़ गया। समर बहुत तेज था। थोड़ी देर में उनिपानिया पैलेस के विला नंबर 13 में पहुंच गया। जब वो वापस आया तो कियारा के माता पिता जा चुके थे। वो अकेले अखबार पढ़ रही थी। कियारा ने कुछ पढ़ा और गुस्से में आकर अखबार को मेज पर फेंक दिया, जिससे पप की आवाज आई। समर ने विला में प्रवेश किया और इस सीन को देखा। उसने कियारा के पास जाते हुए पूछा, हनी, तुम्हें इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? कियारा ने अखबार समर को दे दिया और गुस्से में कहा, देख लो, तुम खुद ही देख लो। समर ने उस तरफ देखा जहां कियारा इशारा कर रही थी। सोचा कि उसमें ऐसा क्या होगा। उसने अखबार की हेडलाइन देखी। इंडिया मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बिलाल अहमद ने समर को चैलेंज देते हुए कहा कि वो एक धोखेबाज है जिसने उसके बेटे पर हमला किया। समर को इसके लिए माफी मांगनी पड़ेगी। अखबार पढ़कर समर गुस्से से भर गया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि बिलाल अहमद उसे धोखेबाज कह रहा था। समर जानता था कि बिलाल अहमद प्रोफेसर मुकेश सिंघाई का कट्टर दुश्मन था। उसने बिलाल अहमद से कोई पंगा नहीं लिया था, लेकिन अब बिलाल अहमद ने उसे खुलेआम चैलेंज कर दिया था। उनका मानना था कि ये कोई चैलेंज नहीं, बल्कि उसकी इंसल्ट थी। उसने कहा कि समर देश का सबसे बड़ा धोखेबाज इंसान है और समर को उससे माफी मांगनी ही चाहिए। तो जाहिर है, जो यह मांगने वाला तो बिल्कुल भी नहीं था। मुकेश सिंघई ने कियारा को बचाया था। समर ने उसे बिलाल अहमद को हराने में मदद करने का वादा भी किया था। हालांकि बिलाल अहमद को हराने के लिए उसे चैलेंज देने से पहले इंदौर और मध्य प्रदेश का मेडिकल प्रेसिडेंट बनना जरूरी था। अब समर को इतनी परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी, क्योंकि देश के मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बिलाल अहमद ने उसे चैलेंज दिया था। अब समर बिना किसी परेशानी के अपना बदला ले सकता था। तभी कियारा ने बोहें चढ़ाते हुए कहा, जान,
भले ही बिलाल अहमद बेशर्म है, लेकिन उसकी मेडिकल स्किल्स तो बहुत स्ट्रोंग है। क्या तुम उसका चैलेंज ये एक्सेप्ट करने जा रहे हो? कियारा ने समर को आप कहना बंद कर दिया था। वो अब उसको तुम कहने लगी थी, क्योंकि अब उसको पूरी तरह से अपनापन वो महसूस करवाना चाहती थी। उसकी बात सुनकर समर ने बिलाल अहमद के बारे में सोचा और ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, हाँ बेशक, मैं उसका चैलेंज एक्सेप्ट करूंगा, क्योंकि वो मुझे धोखेबाज कह रहा है। मैं उसे मेरा पर्दाफाश करने का मौका दूंगा। ये चैलेंज अगले दिन दोपहर में मुंबई में ऑर्गेनाइज होने वाला था, जिसमें देश के सभी पेशेवर लोग आने वाले थे। देश के मेडिकल एसोसिएशन प्रेसिडेंट होने के नाते बिलाल अहमद बहुत ही फेमस इंसान था। अब जब उसने समर को चैलेंज दिया था, तो इंडिया में हर कोई इस चैलेंज के बारे में जान गया था। वहीं मुकेश सिंघई ने बेहद उत्साहित होकर तुरंत फोन किया। उसने कहा कि वो समर के साथ मुंबई जाएगा और अपने एक्स स्टूडेंट को हारते हुए देखेगा। समर स्पष्ट रूप से उनकी बात से सहमत भी हो गया था, क्योंकि चैलेंज अगले दिन का था। समर और कियारा ऑफिस जाने के बजाय घर पर ही रहे। तभी ट्रिंग 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 समर का फोन बज गया। उसने फोन उठाकर देखा तो पता चला ये फोन पारुल वशिष्ठ का था। समर ने फोन उठाया और पूछा, हेलो मिस पारुल, आप मुझे किस लिए कॉल कर रही हैं? उसका लहजा थोड़ा रूखा था, लेकिन पारुल ने बिल्कुल भी माइंड नहीं किया। चिंता भरे स्वर में कहा, शैडो किंग, मुझे अभी जानकारी मिली है कि आपको बिलाल अहमद के दिए गए चैलेंज में एंशियंट मार्शल आर्ट सेक्ट भी भाग लेंगे। वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसकी बात सुनकर समर ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, मिस पारुल, बिलाल अहमद देश का मेडिकल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है। वो एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर से कैसे जुड़ा हो सकता है? पारुल ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, शैडो किंग, बिलाल अहमद का बेटा फर्स्ट क्लास सेक्ट सेवंथ इंसेंटिव सेक्ट का स्टूडेंट है, और आपने उसे चोट पहुंचाकर सेवंथ इंसेंटिव सेक्ट की इंसल्ट की। साथ ही मेहता परिवार और गिल परिवार जैसे अन्य परिवारों और सेक्ट के साथ सहयोग भी किया था। वो स्पष्ट रूप से इसके बारे में कुछ जानती थी। समर ने उदासीनता से कहा, गिल परिवार और मेहता परिवार मौत को ढूंढ रहे हैं। इस बार मैं उनकी इच्छा पूरी कर दूंगा। उन्हें सबक जरूर सिखाऊंगा। ये कहने के बाद समर ने तुरंत फोन काट दिया। पिछली बार एंशियंट मार्शल आर्ट मेले में कुछ सेक्ट ने मिलकर समर पर हमला कर दिया था। उस समय वो इतना पावरफुल नहीं था कि उन्हें मार न सके। अब वो फिर से उसके लिए मुसीबत बन रहे थे, इसलिए अब समर को उन्हें मारने में कोई आपत्ति नहीं थी। ऐसे ही सोचते ही प्लान बनाते हुए पूरा दिन खत्म हो गया। दूसरे दिन समर जल्दी उठा, कियारा और मुकेश सिंघई के साथ मुंबई की तरफ चल पड़ा। वो चाहता था कि वो कियारा घर पर आराम करे। हालांकि वो नहीं मानी और समर को उसकी बात माननी पड़ी। मुंबई इंडिया के सुपर शहरों में से एक होने के कारण करोड़ों की आबादी वाला शहर था। इकोनॉमी फल फूल रही थी, इंडस्ट्री विकसित हो रही, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह थी कि ये चार एंशियंट मार्शल आर्ट सेक्ट का स्थान था, जिन्हें एंशियंट मार्शल आर्ट वर्ल्ड में हाई पोजीशंस भी प्राप्त थी। कंपटीशन शहर के मेडिकल यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइज किया गया था। ये देश की टॉप यूनिवर्सिटियों में से एक थी। ये देश के लिए मेडिकल साइंस का सेंटर था। हर साल इस यूनिवर्सिटी से कई डॉक्टर और प्रोफेशनल्स ग्रेजुएट्स निकलते थे। यहाँ आज बहुत चहल पहल थी। देश भर से मेडिकल स्पेशलिस्ट बिलाल अहमद और समर भारद्वाज के बीच का मैच को देखने के लिए यहाँ इकट्ठा हो गए थे। यहाँ हेमेटोलॉजी, ऑन्कोलॉजिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, पेडिट्रिशियन और बहुत सारे डॉक्टर मौजूद थे। मेडिकल प्रोफेशनल्स के अलावा देश भर के मीडिया, अखबार, टेलीविजन चैनल्स भी इस कंपटीशन का इंटरव्यू लेने के लिए यहाँ आए हुए थे। भीड़ के कारण बिलाल अहमद था, देश की मेडिकल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट था, काफी फेमस आदमी था, जिससे बड़ी संख्या में लोग अट्रैक्ट हुए थे। भीड़ में कुछ ऐसे भी थे जो सामान्य कपड़े पहने हुए थे, लेकिन उनके हाथ मजबूत और एनर्जी से भरे हुए थे। ये अलग अलग सेक्ट से जुड़े एंशियंट फाइटर थे। एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर्स की भागीदारी से
यह पावरफुल प्रतीत होने वाली कंपटीशन एक अलग ही लेवल पर पहुंच गई थी। जब समर, कियारा और मुकेश सिंघाई यूनिवर्सिटी पहुंचे तो पारुल पहले से ही गेट पर उनका इंतजार कर रही थी। उसका चेहरा बड़ा आकर्षक था। उसकी त्वचा एकदम साफ और गोरी थी। उसमें एक भी दोष नहीं था। लाल रंग की टाइट ड्रेस के नीचे उसका कोमल फिगर बहुत आकर्षक लग रहा था। ये जानते हुए कि आज वो समर से मिलेगी, उसने तैयार होने में अतिरिक्त समय लिया था। हालांकि कियारा को देखकर उसके चेहरे पर उदासी छा गई। उसने सोचा भी नहीं था कि समर की पत्नी भी उसके साथ आएगी। उसने थोड़ा सा मुस्कुराते हुए समर को याद दिलाते हुए कहा, शैडो किंग, ये मेडिकल चैलेंज साधारण नहीं है। तुम्हें बिलाल अहमद से सावधान रहना चाहिए। उसकी बात सुनकर समर ने सिर हिलाते हुए भीड़ में कुछ तलवार एंशियंट फाइटरों को देखा। सबसे कमजोर लोअर हेवन के फाइटर थे। कम से कम 3 ग्रैंड मास्टर भी थे। मार्शल दुनिया में सिर्फ 81 ग्रैंड मास्टर थे और उसे 3 को देखकर यह संकेत मिला कि यह घटना बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। समर, कियारा और मुकेश सिंघाई कंपटीशन हॉल की तरफ बढ़े। हॉल के अंदर पहले से बहुत सारे लोग मौजूद थे। आगे की सीटों पर देश भर से आए मेडिकल प्रोफेशनल्स बैठे थे। बाकी सीटों पर हाई हेवन के लोग, अरबपति, मार्शल आर्ट पावर्स के रिप्रेजेंटेटिव बैठे थे। तभी अचानक समर और उसके साथियों को उनके पीछे से एक व्यंग्यात्मक आवाज सुनाई दी। मास्टर, बहुत दिन हो गए आपसे मिले। अब आपका पैर कैसा है? सभी ने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला वो लगभग एक 40 साल का अधेड़ उम्र का आदमी था। उसका चेहरा गोरा था और चेहरे पर एक बार भी नहीं था। उसने सुनहरे फ्रेम का चश्मा भी पहना हुआ था। उसका सिर झुका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे यह टिप्पणी करने पर गर्व हो रहा हो। यह अधेड़ उम्र का आदमी कोई और नहीं बल्कि देश के मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बिलाल अहमद थे। उसे देखकर मुकेश सिंघाई के चेहरे के भाव बदल गए। उसने गुस्से में कहा, कमीने, तुमने मुझे इतने साल पहले धोखा दिया था। मुझे इंडिया मेडिकल एसोसिएशन से बाहर निकाल दिया, यहां तक कि मुझे जहर भी दे दिया। तुम हरामखोर हो। उसकी बात सुनकर बिलाल अहमद ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, मास्टर, आपके पास इस बात का कोई सबूत नहीं कि मैंने आपको जहर दिया। आप मेरे पर आरोप लगा रहे हैं, मुझे भला बुरा भी कह रहे हैं। सावधान रहिए, हो सकता है कि मैं आप पर मानहानि का मुकदमा कर दूं। उसकी बात सुनकर मुकेश ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली और कहा, गद्दार, आज समर तुम्हें हराने में मेरी मदद करेगा। समर तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। बिलाल अहमद ने हंसते हुए उपहास भरी नजर से उसकी तरफ देखा और कहा, ओह मास्टर, समर की मेडिकल स्किल्स लोअर लेवल की है। मुझे डर है कि आपने कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगा ली। आप निराश होंगे। ये कहते हुए बिलाल अहमद ने ठंडे चेहरे के साथ क्रूरता से मन ही मन में सोचा, इस बुड्ढे ने मुझे छोड़ने की हिम्मत की। आज की कंपटीशन के बाद मैं तुमसे छुटकारा पा लूंगा। ऐसे ही मुंबई छोड़कर जाने के बारे में सोचना भी मत। तभी समर ने उसे देखा। वो बिलाल अहमद के बुरे इरादों को समझ गया था। समर ने उसकी तरफ देखा और ठंडे मुस्कान के साथ कहा, बिलाल अहमद, तुम अपने मास्टर का अनादर कैसे कर सकते हो? तुम तो बड़े कमीने कुत्ते हो। समर की बात सुनकर बिलाल अहमद ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, समर, मैंने तुम्हारी तस्वीर देखी थी। तुमने इंदौर में मेरे बेटे को मारा, मेरे भाई जैसे दोस्त सिद्धार्थ मल्होत्रा को हराया। आज मैं तुम्हें पूरे देश के सामने हराऊंगा। तुम्हें अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दूंगा। उसकी बात सुनने के बाद समर ने अपना हाथ हिलाते हुए कहा, पीठ में छुरा भोंकने वाले, कंपटीशन जल्द ही शुरू होने वाली है। समय बर्बाद करना बंद करो। ये कहते हुए बिलाल अहमद को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ गया। उसको जाता हुआ देखकर बिलाल अहमद ने मन ही मन में सोचा, धिक्कार है, धिक्कार है, उसने मुझे ये कहने की हिम्मत कैसे की कि मैं एक कुत्ता हूं। बिलाल अहमद का चेहरा ठंडा और विकृत हो गया था।
तभी अचानक से एक बुजुर्ग व्यक्ति बिलाल अहमद के सामने आ गया और उसने कहा, बिलाल, जिन लोगों से तुम मिलोगे उनमें से एक एंशियंट मार्शल आर्ट एक्सपर्ट है। मैंने तुम्हें जो ट्रीटमेंट सिखाया था उसे याद रखना। बिलाल अहमद के चेहरे के भाव बदल गए और उसने सम्मानपूर्वक कहा, जी सेक्ट मास्टर। इस एल्डर के सामने बिलाल अहमद कुछ भी कहने से डर रहा था। वेल्डर सेवंथ इंटेंसिव सेक्ट का सेक्ट मास्टर प्रकाश देओल था। यह एंशियंट मार्शल आर्ट वर्ल्ड के फर्स्ट क्लास के सेक्ट में से एक था, साथ ही टॉप पावर भी। एंशियंट मार्शल आर्ट वर्ल्ड में यहाँ तक कि फर्स्ट क्लास के सेक्ट को भी लोअर, मिड, हाई और एक्सपर्ट लेवल में विभाजित किया गया था। उदाहरण के लिए आयरन फिस्ट सेक्ट की तरह वो केवल हाई लेवल का सेक्ट था, जबकि सेवंथ सेक्ट एक्सपर्ट लेवल का सेक्ट था। ये आयरन फिस्ट सेक्ट से भी बहुत ज्यादा पावरफुल था। एंशियंट मार्शल आर्ट वर्ल्ड में प्रकाश देओल ग्रैंड मास्टर लिस्ट में 15वें स्थान पर था, सुखदेव से कहीं ज्यादा पावरफुल। इस बार समर से निपटने के लिए वो बिल्कुल तैयार था। आज का मेडिकल कंपटीशन मेडिकल यूनिवर्सिटी के भव्य हॉल में ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसमें पहले से ही हजारों लोग बैठ सकते थे। क्योंकि ये एक नेशनल लेवल का कंपटीशन था, इसलिए कंपटीशन के सभी जज आमने सामने जाने मानी पर्सनैलिटी भी थे। 3 जज थे, फायर एम्परर सेक्ट की यंग मिस्ट्रेस शिवांगी, सेवंथ सेक्ट का सेक्ट मास्टर प्रकाश देओल और एंशियंट मार्शल आर्ट परिवार गिल परिवार का लीडर सुरेंद्र गिल। पहले जज के रूप में शिवांगी को देखकर समर काफी खुश था। आखिरकार उन दोनों के बीच एक पॉजिटिव रिलेशन था। हालांकि जब दूसरे और तीसरे जज को उसने देखा तो उसकी खुशी कम हो गई। अरे, बिलाल अहमद इतना घटिया इंसान है कि उसने प्रकाश देओल और सुरेंद्र गिल को जज के तौर पर बुलाया। क्योंकि इन दोनों को समर के साथ अच्छा रिश्ता नहीं था, इसलिए दोनों समर को जरूर अलग कर देंगे। तभी उसके चेहरे के भाव बदल गए। कियारा ने उससे पूछा, जान, क्या हुआ है? उसकी बात में जवाब में समर ने शांति से कहा, कुछ नहीं, मैं तो बस अपने 2 दुश्मनों को मारने की तैयारी कर रहा हूँ। उसने कियारा को यह नहीं बताया कि दुश्मन आखिर कौन थे। वो जानता था कि कियारा उसका साथ देने आई है, क्योंकि उसे एंशियंट मार्शल आर्ट वर्ल्ड में ज्यादा जानकारी नहीं थी। इसलिए अगर वो उसे बता भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। आज वो जिस एकमात्र व्यक्ति पर भरोसा कर सकता था वो खुद ही था। ये मेडिकल कंपटीशन उतना आसान नहीं था जितना दिख रहा था। इसमें एंशियंट मार्शल आर्ट परिवार और सेक्ट शामिल हो गए थे। अगर इसमें एंशियंट मार्शल आर्ट पावर्स शामिल ना होते तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी। समर और बिलाल अहमद का कंपटीशन वैसा नहीं था जैसा ऊपर से दिखाई दे रहा था। बिलाल अहमद और मुकेश सिंघाई की दुश्मनी के अलावा इसमें बहुत सारे ग्रुप्स शामिल थे जो समर के दुश्मन थे। सभी मेडिकल चैलेंजेस के लिए एक नियम जैसे थे। कॉम्पिटिशन्स में 5 में से 3 राउंड्स को जीतना था और पार्टिसिपेंट्स को भीड़ में से सिलेक्ट करना था। समर बाईं तरफ खड़ा था जबकि बिलाल अहमद दाईं तरफ। वे एक दूसरे से नफरत भरी नजरों से घूर रहे थे। पहला राउंड शुरू हो गया तो वे भीड़ में से एक आवाज आई, प्रेसिडेंट बिलाल, मेरे दोनों पैर टूट गए, क्या आप मुझे ठीक कर सकते हैं? पहला मरीज ये एक आदमी था जो व्हील चेयर पर आया था। ये लगभग 40 साल का एक पीले चेहरे वाला आदमी था। देखकर ही पता चल रहा था कि उसे अंदरूनी चोट लगी है। उसके पैरों की मेरिडियन पूरी तरह टूट चुकी थी। उसको देखकर समर की नजरें एकाग्र हो गई। उसने देखा कि अधेड़ उम्र का आदमी कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि ये एक एंशियंट मार्शल आर्ट फाइटर था। उसके पैर किसी कार दुर्घटना में नहीं, बल्कि किसी इंसान ने तोड़े थे। मरीज के पास ये चुनने का विकल्प था कि वो किसको अपना ट्रीटमेंट करने देगा। हालांकि समर उस आदमी का इलाज करना चाहता था, लेकिन उसने आगे बढ़कर बिलाल अहमद को सिलेक्ट कर लिया था, जिससे समर के पास अब कोई भी रास्ता नहीं बचा था। बिलाल अहमद मुस्कुराते हुए उस आदमी के पास चला गया। उसने उसके दोनों पैरों की जांच करने का नाटक किया। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा,
कोई बात नहीं, मैं एक्यूपेंचर से आपका इलाज करूंगा। बिलाल अहमद न केवल वेस्टर्न मेडिकल साइंस में पारंगत था, बल्कि वो एक्यूपेंचर में भी पारंगत था, जिससे समर आश्चर्यचकित रह गया था। बिलाल अहमद ने अपनी चांदी की 9 सुइयां निकाल ली। एक्यूपेंचर में 9 सुइयां आमतौर पर इस्तेमाल की जाती थी, क्योंकि ये एक भाग्यशाली होती थी। एक्यूपेंचर पॉइंट्स में लगाने पर अच्छा काम भी करती थी। ये कहने की जरूरत नहीं थी कि बिलाल अहमद मरीज के पैरों की मालिश करने से पहले बहुत एक्सपर्ट हो गया था, क्योंकि वो देश का मेडिकल संघ का प्रेसिडेंट था। उसने 9 सुइयां ली और मरीज के पैरों में लगा दिया। लगभग 10 मिनट बाद बिलाल अहमद ने सुई निकाल ली और कहा, तुम्हारे टूटे पैर ठीक हो गए हैं, चलने की कोशिश करो। उसकी बात सुनकर वो अधेड़ उम्र का आदमी कांपता हुआ व्हील चेयर से उतरा और अपने शरीर को तानने लगा। वो खुशी से आगे बढ़ गया, क्योंकि उसे लगा कि उसकी मोटर एबिलिटीज वापस आ गई है। अधेड़ उम्र के आदमी ने चेहरे पर प्रशंसा के भाव के साथ बिलाल अहमद से कहा, डॉक्टर बिलाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे पैरों को ठीक करके मेरे ऊपर बड़ा एहसान किया है। आप मेरे लिए भगवान बनकर आए हैं। उस व्यक्ति को खड़ा होता देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। बिलाल अहमद की मेडिकल एबिलिटीज की तारीफ करने लगे। पहला राउंड बिलाल अहमद के नाम रहा। इसके बाद दूसरा मरीज आया। उसे स्ट्रोक हुआ था और वो स्ट्रेचर पर पड़ा था। उसके बेटे और बेटी उसे अंदर लेकर आए थे। समर की तरफ देखे बिना ही वो सीधा बिलाल अहमद के पास चले गए। समर की तरफ देखते हुए बिलाल अहमद का मतलब था कि समर असक्षम था, क्योंकि मरीज वहां उसे अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए आ रहे थे। बिलाल अहमद ने फिर से अपनी 9 सुइयां निकाली और मरीज के शरीर में चुभो दी। जल्द ही उसकी भी आंखें खुल गई। वो जाग गया था। अपने पिता के स्ट्रोक को ठीक होता देखकर, उसे बैठकर बातें करने में सक्षम होता देखकर उस बच्चे ने खुश होते हुए बिलाल अहमद को लगातार धन्यवाद किया। ये दूसरा राउंड भी बिलाल अहमद ने जीत लिया था। ये सब देखकर आसपास के लोग आपस में बातें करने लगे थे। उनमें से एक लड़के ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे, ये प्रेसिडेंट बिलाल तो बहुत स्किल्ड हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि वो मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बन गए। उसके पास खड़े एक लड़के ने कहा, हाँ, ये सही है। उन्होंने पहले ही 2 मरीजों को ठीक कर दिया, जबकि समर एक को भी ठीक नहीं कर पाया। वो जरूर सक्षम नहीं है। पहले वाले लड़के ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, आज तो समर का अंत होगा। अगर वो एक बार हार गया तो उसे प्रेसिडेंट बिलाल से माफी मांगनी पड़ेगी। चारों तरफ लोग आपस में बातचीत करने लगे। समर की तरफ उपहास भरी नजरों से सभी देख रहे थे। बिलाल अहमद देश का फेमस डॉक्टर था। मुंबई में तो उसकी ज्यादा मशहूर होने अनगिनत मरीजों को ठीक करने की उपलब्धि थी। बहुत से लोग उन पर भरोसा भी करते थे, लेकिन उनमें से किसी ने समर को मौका ही नहीं दिया। दूर खड़ी कियारा और पारुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि वह स्पष्ट रूप से समर के पक्ष में थी। उसे लगातार 2 बार हारता देखकर दोनों चिंतित हो गई थी। तभी कियारा ने पारुल की तरफ देखते हुए पूछा, मिस पारुल, क्या आपको लगता है कि मेरे पति जीत सकते हैं? पति शब्द सुनकर पारुल थोड़ा असहज हो गई। हालांकि उसे पता नहीं था कि क्यों, लेकिन फिर भी पारुल ने जबरदस्ती थोड़ा मुस्कुराते हुए आकर्षक ढंग से कहा, चिंता मत करो मिस कियारा, मुझे उस पर विश्वास है। कियारा ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, मुझे भी अपने पति पर विश्वास है। हालांकि समर अब 2 बार हार चुका था, लेकिन कियारा कॉन्फिडेंस से भरी हुई थी, क्योंकि उसे विश्वास था कि उसका पति सबसे अच्छा है। बिलाल अहमद ने गर्व से समर की तरफ देखा और उपहास भरी नजर से कहा, छोटे लड़की, अगर तुम फिर से हार गई तो तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने पड़ेंगे। समर ने मुस्कुराते हुए कॉन्फिडेंस से कहा, मैं नहीं हारूंगा। वो जानता था कि तीसरा राउंड नहीं हार सकता, नहीं तो उसका खेल खत्म हो जाएगा। बिलाल अहमद ने समर का कॉन्फिडेंस देखकर एक ठंडी मुस्कान दी। समर का जीतना नामुमकिन था, क्योंकि 5 मरीजों को चुपके से रिश्वत दी गई थी। तीसरा मरीज तभी बाहर आया। वो लगभग 70 साल का बुजुर्ग था, जिसके बाल सफेद थे। वो कांप रहा था। ऐसा लग रहा था वो किसी भी पल गिर सकता है।
बिलाल अहमद द्वारा रिश्वत दिए जाने की वजह से वो इलाज के जरिए उसकी तरफ ही बढ़ रहा था। बुजुर्ग को अपनी तरफ आता देखकर बिलाल अहमद खुशी से भर गया। उसे पता चला कि अगर उसने बुजुर्ग का इलाज कर दिया तो वो जीत जाएगा। तभी समर ने अपने शरीर को हवा के झोंके की तरह हिलाया, बुजुर्ग के सामने आ गया और उसने धीमी आवाज में कहा, शैडो किंग आई टोटम। ये कहते हुए उसकी आंखें लाल हो गई और बुजुर्ग के दिमाग को कंट्रोल कर लिया। उसके बाद उसने मन को मानसिक पावर वाले बुजुर्ग से कहा कि इलाज के लिए समर को सिलेक्ट करे। उसकी गति के कारण केवल कुछ ही ग्रैंड मास्टर्स को उसकी परछाई दिखाई दे रही थी। अन्य लोगों को तो बस एक हवा का झोंका ही महसूस हुआ। समर ने सोचा था कि यह साफ जाहिर है कि बिलाल अहमद ने मरीजों को रिश्वत दी। वो दूसरों को अपने आसपास आने के लिए मजबूर कर रहा था, सिर्फ खास तरीकों का ही इस्तेमाल कर सकता था। समर ने मन ही मन में सोचा, अगर तुम चीटिंग करोगे तो मैं भी चीटिंग करूंगा। बिलाल अहमद जैसे लोगों से निपटने का एकमात्र तरीका यही था। समर द्वारा कंट्रोल होने के बाद उस बुजुर्ग ने कहा, मुझे हार्ट प्रॉब्लम है, मैं समर से अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहता हूँ। उसकी बात सुनते ही बिलाल अहमद के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके दिल में गुस्सा और सदमा छा गया। धिक्कार है, और रिश्वत लेने के बाद भी समर को आखिर कैसे चुन सकता था। असल में समर ने तीसरे बुजुर्ग को भी शैडो किंग आई से कंट्रोल कर लिया। मरीज ने सीधे समर के इलाज के लिए कहा। इस बुजुर्ग को दिल के गंभीर की समस्या थी। उसने आर्टिलियर इस्कीमिया और घर पर भी कई ऑक्सीजन थेरेपी ली थी। वे इमरजेंसी के लिए अपने साथ इमरजेंसी दिल भी लेकर आए थे। समर ने अपनी एक्यूपेंचर सुइयां निकाल ली, उन्हें दिल के पास 9 एक्यूपेंचर पॉइंट्स में चुभ दिया। फिर उसने अपने कुछ इंपोर्टेंट सार को उस बुजुर्ग के शरीर में स्थानांतरित कर दिया ताकि उसका इलाज किया जा सके। कुछ देर में बुजुर्ग की सांसें सामान्य हो गई। उसका शरीर भी एनर्जी से भर गया था। बुजुर्ग ने उसके ट्रीटमेंट के बाद कृतज्ञतापूर्वक कहा, थैंक यू, मेरी हार्ट प्रॉब्लम ठीक हो गई। जनता की चौकस निगाहों के सामने जजों के पास समर को तीसरे राउंड का विनर अनाउंस करने का कोई ऑप्शन नहीं था। समर ने चौथे और पांचवें राउंड के मरीजों को ट्रीटमेंट लेने के लिए प्रेरित करने के लिए शैडो किंग के आंख का इस्तेमाल किया। समर के चौथे और पांचवें व्यक्ति को ठीक करने के बाद हॉल में सन्नाटा छा गया। कुछ देर के बाद शोरगुल और उत्साह फैल गया था। सभी लोग कंपटीशन के बारे में उत्साहपूर्ण चर्चा करने लगे थे। एक लड़के ने समर की तरफ देखते हुए कहा, ओह, मैं नहीं चाहता था कि समर तीनों राउंड जीतकर कंपटीशन का विनर बदल जाए। उसके पास खड़े लड़के ने धीरे से कहा, हाँ, ये समर की मेडिकल स्किल्स तो बहुत पावरफुल है। वो बिलाल अहमद को हराने में कामयाब रहा। तभी उनके ग्रुप में एक और लड़के ने पूछा, अरे क्या तुम लोगों को लगता है कि बिलाल अहमद घुटने टेकेगा? आखिरकार वो नेशनल मेडिकल एसोसिएशन का प्रेसिडेंट है। आसपास के लोग उत्साहपूर्ण चर्चा कर रहे थे। बिलाल अहमद की तरह तिरस्कार भरी नजरों से देख रहे थे। बिलाल अहमद और समर के बीच की शर्त के बारे में सभी के सभी जानते थे और ये सब देखने के लिए उत्सुक थे कि बिलाल अहमद अब आगे क्या करेगा। तभी बिलाल अहमद ने समर की तरफ देखते हुए गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, पिछले 3 मरीजों ने मुझे उनका इलाज करने के लिए नहीं कहा था, इसलिए कंपटीशन में उनकी गिनती नहीं होनी चाहिए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि बिलाल अहमद जोर से चिल्लाएगा। उसकी बात सुनकर समर की भौहें सिकुड़ गई। उसने मन ही मन में कहा, बेशर्म। उसकी आंखों में ठंडक की एक झलक दिखाई दी। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि बिलाल अहमद कंपटीशन से इनकार कर देगा। समर ने मन ही मन में सोचा, चैलेंज तो तुमने शुरू किया था, तुम अपने बेटे का बदला लेना चाहते थे, लेकिन अब जब तुम हार चुके हैं तो हार मानने से इनकार कर रहे हो। ये सब सोचते हुए समर आगे बढ़ गया। ठंडे स्वर में बोला, बिलाल अहमद, तुमने न केवल अपने मास्टर मुकेश सिंघाई को धोखा दिया, बल्कि तुम बहुत बेशर्म हो। कंपटीशन हारने के बाद तुम घुटने टेकने से इनकार कर रहे हो। बिलाल अहमद ने ठंडे स्वर में कहा, तो क्या हुआ? अगर मैं घुटने टेककर माफी मांगने से इनकार कर दूं, तुम मेरा क्या कर सकते हो? समर की आंखों में ठंडक की एक झलक आ गई। वो बिलाल अहमद को अभी के अभी सबक सिखाना चाहता था। तभी उनको एक ठंडी आवाज सुनाई दी, समर, ये मुंबई मेडिकल यूनिवर्सिटी है,
तुम क्या करना चाहते हो? गिल परिवार का हेड सुरेंद्र गिल, मेहता परिवार का हेड गोपाल मेहता, सेवंथ सेक्ट का लीडर प्रकाश के साथ कमरे से दाखिल हुए। उन तीनों ने समर को घेर लिया। समर ने ठंडे मुस्कान के साथ कहा, हारने वाले को हार स्वीकार करनी ही पड़ेगी, और चूंकि बिलाल अहमद हार गया है, इसलिए उसे मुकेश सिंघई के सामने घुटने टेक कर माफी मांगनी पड़ेगी। इससे कोई नहीं रोक सकता, तुम लोग भी नहीं। उसकी बात सुनकर सुरेंद्र गिल ने एक ठंडे मुस्कान के साथ कहा, समर, अगर हम उसे घुटने टेकने से मना कर देंगे तो क्या होगा? समर ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, तो फिर तुम लोगों को मेरा मुकाबला करना पड़ेगा। वो पहले से जानता था कि उसके सामने वाले लोग उसके दुश्मन थे। क्योंकि वो उसके दुश्मन थे, इसलिए उनकी मौत होगी या समर की अपनी। उसकी बात सुनकर सुरेंद्र गिल और बाकी लोगों ने एक दूसरे को खुशी से देखा। उन्होंने अपने हथियार निकाल लिए और समर पर हमला करने के लिए तैयार हो गए। सुरेंद्र गिल समर की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ था, इसलिए उसने समर पर हमला करने के लिए गोपाल मेहता और प्रकाश के साथ मिलकर काम किया। शिवांगी और पारुल के हाव भाव बदल गए जब उन्होंने देखा कि 3 ग्रैंड मास्टर किंगडम लेवल के लड़ाके समर से फाइट करने पर एकजुट हो रहे हैं। उन्होंने तुरंत अपने मोबाइल निकाले और अपने प्रभाव में आई फाइटर को मदद के लिए संकेत कर दिया। तभी कियारा ने गुस्से से पारुल से कहा, मिस पारुल, ये लोग इतने बुरे कैसे हो सकते हैं, और ये 3 आदमी अकेले मेरे पति के खिलाफ क्यों हैं? हालांकि कियारा एक साधारण व्यक्ति थी, फिर भी वो 3 लड़ाकों की ताकत को महसूस नहीं कर सकती थी। वो सोच रही थी कि ये लोग इतने दुष्ट हैं कि उसके अकेले पति को धमकाने के लिए एकजुट हो गए। इसी समय कियारा की इच्छा थी, काश वो एक मार्शल आर्ट फाइटर होती। अगर वो भी मार्शल आर्ट फाइटर होती तो अपने पति की मदद इन बेशर्म लोगों से कर लेती। तभी पारुल ने उसको दिलासा देते हुए कहा, मिस कियारा, चिंता मत कीजिए, मैंने अपने पिता को आने के लिए कह दिया, वो जल्द ही यहाँ आ जाएंगे। पारुल जानती थी कि जब समर और बाकियों के बीच ग्रैंड मास्टर किंगडम की फाइट में वो दखल नहीं दे सकती, इसलिए वो सिर्फ एक तरफ खड़ी होकर देख सकती है। उसी समय उधर वशिष्ठ परिवार के हेड दिगंबर वशिष्ठ जैसे ही पारुल के इस सिचुएशन की खबर लेते हैं तो जल्दी से कमर से बाहर निकले और मेडिकल यूनिवर्सिटी की तरफ चल पड़े। लेकिन जैसे वो विला से बाहर निकले, उसे पहले एल्डर प्रताप वशिष्ठ ने उसे वहीं पर रोक लिया। प्रताप वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा, दिगंबर, मैंने सुना है कि तुम और भी मजबूत हो गए। मैं तुम्हारे साथ एक प्रैक्टिस फाइट करना चाहता हूं। दिगंबर ने ठंडे नजर से देखते हुए कहा, पहले एल्डर, मुझे अभी मेडिकल यूनिवर्सिटी जाना है, हम बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन प्रताप ने सिर हिलाकर कहा, नहीं नहीं, मैं अभी प्रैक्टिस करना चाहता हूं। दिगंबर ने थोड़े गुस्से भरी आवाज में कहा, एल्डर प्रताप, मुझे अब समर को बचाना है, आप मुझे क्यों रोक रहे हैं? क्या आपका सुरेंद्र गिल से कोई कनेक्शन है? वो समझ गया था कि उनके पीछे उन लोगों की कोई चाल होगी। पहले एल्डर ने उदास भाव से कहा, दिगंबर, बकवास मत करो, बस आज वशिष्ठ परिवार को छोड़ने के बारे में सोचना भी मत। पहले एल्डर के पोते को समर ने अमृत किंग के मकबरे में मार डाला था। वो लंबे समय से समर को मारना चाहता था, लेकिन पिछले बार दिगंबर ने उसे रोक दिया। उसके मन में अब तक एक रंजिश रह रही थी। प्रताप ने सुरेंद्र गिल के साथ एक सीक्रेट प्लान बना लिया था। उसको तब वशिष्ठ परिवार में दिगंबर को रोकने का काम मिला था, जब सुरेंद्र गिल और अन्य लोग समर से लड़ रहे होंगे। दिगंबर गुस्से से भर गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उनके परिवार का पहला एल्डर बाहर के लोगों के साथ मिलकर साजिश रचेगा। उसने अपना पंच ऊपर उठाया और प्रताप के साथ फाइट करने लगा। दिगंबर ने समर से ग्रैंड मास्टर अमृत लिया था, इसलिए उसकी ताकत टॉप स्टेज के ग्रैंड मास्टर किंगडम लेवल की थी। उसकी ताकत प्रताप के बराबर की थी। कोई भी दूसरे पर बढ़त हासिल नहीं कर पाया। मुंबई के फायर एम्परर सेक्ट के एक ब्रांच में शिवांगी ने एल्डर धनराज से संपर्क किया था, और जैसे ही वो बाहर निकले तो घोस्ट किंग सेक्ट के हेल किंग ने उसे रोक लिया। हेल किंग कुछ समय से चुपचाप बैठा था। उसे गुफा में एक अनकन्वेंशनल पथ हथियार मिला था। यह एक आत्मसाधक का हथियार था। हालांकि उसने हथियार पर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं लिया था, फिर भी उसकी पावर बहुत प्रबल हो गई थी। एल्डर धनराज से लड़ने के लिए वो काफी था। कहना तो पड़ेगा ही, भले ही समर के दोस्त भी बहुत थे,
लेकिन उसके इस समय भी दुश्मन ज्यादा थे। वशिष्ठ परिवार और फायर एम्परर सेक्ट दोनों ही समर की मदद करने के लिए आए थे, लेकिन उन दोनों को किसी ने रोक दिया था। इस बार समर सिर्फ अपने आप पर निर्भर था। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो जल्दी से एक लाइक जरूर कर दें, एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आप लोग कहाँ से हमारी कहानी देखते हैं, और साथ ही ये भी बताएं कि कहानी को हम किस समय करें, 6 बजे, 6:30 बजे या फिर 7 बजे ही रहने दें। अब हम आपको और भी ज़्यादा बड़े बड़े एपिसोड देने की कोशिश कर रहे हैं, तो ऐसे ही इस कड़ी में जल्दी से अपना कमेंट करें और एक प्यारा सा शेयर भी अपने दोस्तों तक जरूर भेजकर कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर भेजें। तभी सुरेंद्र गिल ने अपनी तलवार को निकाल लिया। उसने अपनी अपनी छाती के सामने रखा। फिर उसने समर की तरफ निर्दयता से घुमा दिया। समर के प्रति उसके मन में गहरी नफरत थी, इसलिए वो उसे मार डालना चाहता था। तलवार हरे प्रकाश से घिरी हुई थी, हवा को चीरती हुई जा रही थी। उसमें भयानक पावर छिपी थी जो आसपास के वातावरण में फैल गई। आसपास के लोग चीखते हुए पीछे की तरफ भागे। कुछ तो उस पावरफुल फोर्स से जमीन पर गिर पड़े। कुछ कमजोर लोग उस भयानक पावर से सीधे बेहोश हो गए। सब लोग इस लड़ाई से डर रहे थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मेडिकल कंपटीशन एक लड़ाई में बदल जाएगा। तभी समर ने भी अपनी रेड फायर तलवार घुमा दी। उसके चमकदार लाल जलती हुई रोशनी निकली। लेकिन आसपास के लोग सोच रहे थे कि समर उन तीनों का मुकाबला नहीं कर पाएगा। उनमें से एक लड़के ने हैरानी से कहा, समर तो आज खत्म हो गया। 3 ग्रैंड मास्टर किंगडम लेवल के फाइटर एक साथ उस पर हमला कर रहे हैं। वो निश्चित रूप से आज मारा जाएगा। उसके पास खड़े लड़के ने धीरे से कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो। वे सभी 81 एंशिएंट ग्रैंड मास्टर के पावरफुल फाइटर्स हैं। वे सभी मार्शल आर्ट वर्ल्ड की फेमस हस्तियां भी हैं। पहले वाले लड़के ने धीरे से कहा, खैर समर केवल अपने अहंकार को दोष दे सकता है। दूसरे लड़के ने कहा, तुम्हें क्या लगता है कि समर की मौत कैसे होगी, पंच से या तलवार से सिर काटकर? आसपास के लोग सिर्फ आम लोग नहीं थे, वे सभी एंशिएंट मार्शल आर्ट के फाइटर थे। वे सब समर को मजाक भरी नजरों से देख रहे थे। एंशिएंट मार्शल आर्ट फाइटर जानते थे समर खतरे में है और वो निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाएगा और मारा भी जाएगा। कियारा का आकर्षक चेहरा चिंता से भर गया जब उसने आसपास के लोगों की चर्चाएं सुनी। वो लगभग फाइट में घुसना चाहती थी, लेकिन उसे पारुल ने रोक लिया। पारुल ने कियारा से कहा कि वो एक साधारण इंसान है। अगर वो फाइट में घुस गई तो समर के लिए बोझ बन जाएगी। हालांकि कियारा कुछ नहीं कर सकती थी, बस दूर से ही फाइट को गुस्से से देख सकती थी। असल में पारुल और शिवांगी भी काफी निराश थे। दोनों के मदद के लिए अपने परिवार से कांटेक्ट लिए, लेकिन उन्हें समझ नहीं आया कि वो अब तक यहाँ क्यों नहीं पहुंचे। पारुल और शिवांगी ने कभी सोचा भी नहीं था कि दिबंगर और एल्डर धनराज दोनों को रास्ते में रोक लिया गया है। समर को मारने के लिए सुरेंद्र गिल ने बहुत बड़ा प्लान बनाया था। कुछ समय पहले से प्लान बन रहा था। वशिष्ठ परिवार के पहले एल्डर और हेल किंग के साथ मिलकर सीक्रेटली साजिश रची थी। समर ने सुरेंद्र गिल के लंबी तलवार की भयानक पावर को महसूस करते हुए लापरवाही बरतने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं की। गिल परिवार के लीडर के रूप में सुरेंद्र गिल ने अनगिनत कुलों के खिलाफ जीत हासिल करी थी। समर की रेड फायर तलवार हवा में फैल गई, लाल रोशनी से जगमगा उठी। तलवार हवा में लाल चमकती बिखेरते हुई सुरेंद्र गिल के लंबे तलवार की तरफ बढ़ गई। दोनों तलवारें जोरदार धमाके के साथ आपस में टकरा गई। एनर्जी आसपास के किंगडम में फैल गई थी। सभी कुर्सियां और मेजें गिर गईं, लाखों टुकड़ों में बिखर गई। हालांकि समर की रेड फायर तलवार एक स्पिरिचुअल टूल थी, लेकिन तलवार के अंदर की सारी स्पिरिचुअल एनर्जी डार्क नाइट एम्परर द्वारा भस्म कर दी गई। तीनों मोहरें अभी भी बरकरार थी, इसलिए यह केवल एक ग्रैंड मास्टर टीयर का हथियार था। जैसे ही तलवार पर लगी मोहर खुल जाएगी, वह एक स्पिरिचुअल एनर्जी हथियार बन जाएगा। जैसे जैसे और मोहरें खुलेंगी,
तलवार और भी पावरफुल होती जाएगी। इस समय रेड फायर तलवार का हमला सुरेंद्र गिल के हमले के बराबर था। इस प्रकार पहले हमले में किसी को कोई चोट नहीं आई। सेवन इंसेक्ट के लीडर प्रकाश के साथ समर की लड़ाई के दौरान प्रकाश ने अचानक अपना तूफान किंगडम जारी कर दिया। यह प्रकाश गुबंद के आसपास 100 फुट का एरिया को ढक लिया गया। गुबंद के नीचे हरी प्रचंड हवा समर की तरफ गरज रही थी। हवा के तेज झोंके के तेज थे। उन्होंने पूरे एरिया को चीर डाला। 100 फीट के एरिया में मौजूद सब फर्नीचर बारीक टुकड़ों में बिखर गया। ये सब देखकर समर ने धीरे से कहा, अरे नहीं, ये तो तूफान किंगडम है। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे सेवंथ सेक्ट के लीडर ने बदला लेने के लिए उसकी गहन जांच की। समर का हमला फायर किंगडम था और उसके किंगडम के एक्टिवेट होते ही आसपास का इलाका आग की लपटों से भर जाता। हालांकि आग का दुश्मन हवा थी। हवा के साथ लपटें उसे बेतहाशा जलाती और उसकी तरफ उड़ती। समर जानता था कि वो अपने फायर किंगडम को एक्टिवेट अब बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि यह तूफान किंगडम द्वारा कंट्रोल था। प्रकाश ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, समर, तुम मर चुके हो। मेरा तूफान किंगडम तुम्हारे शरीर के लाखों टुकड़े कर देगा। वहीं सुरेंद्र गिल और गोपाल मेहता भी ठंडे से मुस्कुराए। वे पहले भी समर से लड़ चुके थे, उसके फायर किंगडम के हमले से वाकिफ थे। इसलिए तो उन्होंने प्रकाश को बुलाया था, जो समर के हमले को रोक सकता था। कहना पड़ेगा कि सुरेंद्र गिल ने समर को मारने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। उसने समर के हमलों को लेकर समर के दोस्तों तक हर चीज पर विचार किया। तभी समर ने मजाकिया लहजे में कहा, प्रकाश, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे अपने तूफान किंगडम से कंट्रोल कर सकते हो? ओह, यह कितना अजीब है। तूफान किंगडम बहुत पावरफुल था। वो फायर किंगडम को एक्टिवेट नहीं कर सकता था। हालांकि अब समर के पास न केवल एक किंगडम था, बल्कि उसके पास तो अब गुरुत्वाकर्षण किंगडम भी था। समर ने तभी गुरुत्वाकर्षण किंगडम को एक्टिवेट करते हुए कहा, गुरुत्वाकर्षण किंगडम। उसके किंगडम एक्टिवेट करते ही आसपास के 100 फुट एरिया तक काली एनर्जी के गुबंद से घिर गया। गुबंद के भीतर मौजूद एनर्जी, गुरुत्वाकर्षण एनर्जी जो थी, आज सामान्य से 5 गुना ज्यादा प्रबल थी। हालांकि तूफान किंगडम पावरफुल तो था, लेकिन समर का गुरुत्वाकर्षण किंगडम उससे भी ज्यादा पावरफुल था। गुरुत्वाकर्षण एनर्जी ने तूफान किंगडम के पवन ब्लेडों को जमीन की तरफ खींचा, जिससे वे काम के नहीं रहे। उसका गुरुत्वाकर्षण किंगडम देखकर प्रकाश स्तब्ध रह गया। गुरुत्वाकर्षण किंगडम तूफान किंगडम का कट्टर दुश्मन था। प्रकाश ने पलटकर सुरेंद्र गिल को गुस्से से देखा। उसने सुरेंद्र गिल से कहा, तुमने कहा था कि समर के पास सिर्फ फायर किंगडम है, फिर उसके पास ये गुरुत्वाकर्षण किंगडम कैसे आ गया? सुरेंद्र गिल को प्रकाश के सवालों का गुस्सा तो आया, लेकिन उसने अपना गुस्सा जाहिर करने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार उसने ही तो प्रकाश को फाइट के लिए इनवाइट किया था। सुरेंद्र गिल ने बोहें सिक्योरते हुए प्रकाश को समझाने की कोशिश की और कहा, प्रकाश, गुरुत्वाकर्षण किंगडम तो सुभाष सिंगला का था। समर ने उसको मारकर उसकी किंगडम तकनीक भी चुरा ली होगी। सुरेंद्र गिल ने स्पष्टीकरण के बाद प्रकाश को थोड़ा शक हुआ। वो जानता था कि सुभाष सिंगला के पास गुरुत्वाकर्षण किंगडम की पावर थी, लेकिन अगर समर ने तकनीक हासिल कर ली तो भी उसने उसे एक्टिवेट कैसे कर लिया? सेवंथ सेक्ट का लीडर होने के बावजूद प्रकाश के सिर्फ एक किंगडम था, बल्कि ग्रैंड मास्टर लेवल के फाइटर भी सिर्फ एक ही प्रकार के किंगडम को समझ सकते थे। इसलिए उसको समझ नहीं आ रहा था कि समर ने 2 प्रकार के किंगडमों को कैसे समझ लिया। चाहे जो भी हो, प्रकाश को इस बात का गुस्सा आ रहा था कि उसका तूफान किंगडम समर के गुरुत्वाकर्षण किंगडम द्वारा पूरी तरह से दबा दिया गया था। तभी गोपाल मेहता उनके बीच आते हुए चिल्लाया, निर्मल जल किंगडम। जब उसने देखा कि प्रकाश का किंगडम दब गया, तो उसने अपने किंगडम को एक्टिवेट कर दिया। गोपाल मेहता मेहता परिवार का लीडर था। उसका आक्रमण निर्मल जल किंगडम पर था। वह आसपास के 100 फीट के एरिया में एक विशाल झरना बना सकता था। झरना असली पानी के कणों से बना था। उसमें अपार पावर थी।
उसमें इतनी ताकत थी कि वो किसी के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर सकता था। समर ने जब गोपाल मेहता के निर्मल जल किंगडम को देखते ही जोर से चिल्लाकर कहा, फायर किंगडम। उसने तुरंत अपने फायर किंगडम को एक्टिवेट कर दिया। उसके पीछे एक विशाल अग्नि गुबंद बन गया। गुबंद के भीतर लाइफ एनर्जी की ज्वालाएं जलने लगी। फायर किंगडम और निर्मल जल किंगडम आपस में एक जोरदार धमाके के साथ टकरा गई। जल और अग्नि स्वाभाविक दुश्मन थे। लपटों ने पानी को गर्म कर दिया और पानी हवा में वाष्पित हो गया। समर 3 ग्रैंड मास्टर लेवल के फाइटर्स के खिलाफ अकेले ही फाइट कर रहा था। उसने प्रकाश के तूफान किंगडम को दबाने के लिए गुरुत्वाकर्षण का इस्तेमाल किया और जल किंगडम को दबाने के लिए फायर किंगडम का। समर की ताकत देखकर आसपास के लोग उसको हैरानी से देख रहे थे। भीड़ में खड़े एक मोटे आदमी ने हैरान होते हुए उसके पास खड़े आदमी से कहा, समर इतना पावरफुल है? वो एक ही समय में 3 ओपोनेंट से लड़ सकता है। 2 ग्रैंड मास्टर लेवल के फाइटर एक वश में कर सकता है। उसके पास खड़े दुबले पतले आदमी ने कहा, हाँ तुम सही कह रहे हो, समर एक पूर्ण प्रतिभाशाली व्यक्ति है। उस मोटे आदमी ने सदमे से भरी आंखों के साथ कहा, जहां तक मुझे याद है, एंशियंट मार्शल आर्ट दुनिया में सिर्फ एक व्यक्ति जो 2 किंगडम को प्राप्त कर सकता था, वो 100 साल पहले का डार्क नाइट एम्परर था। उसकी बात सुनकर दूसरे आदमी ने कहा, क्या इसका मतलब यह है कि समर एक डार्क नाइट एम्परर बन सकता है? पूरे एंशियंट मार्शल आर्ट वर्ल्ड पर विषय पार सकता है? जब आसपास के लोग आपस में बातें कर रहे थे तो वो सभी हैरानी से समर को देख रहे थे। अभी कुछ देर पहले वो मान रहे थे कि समर आज मारा जाएगा, लेकिन उन्हें लगता था कि सुरेंद्र गिल और बाकियों का मुकाबला वो नहीं कर पाएगा। अब तो पलक झपकते ही उनका ये विश्वास उड़ गया था। अपनी आंखों के सामने घटित हो रहे इस नाटक को देखकर सभी दंग रह गए थे। अगर उन्होंने ये फाइट अपनी आंखों से न देखी होती तो किसी को यकीन ही नहीं होता कि समर एक ही समय में 3 ग्रैंड मास्टर से फाइट कर सकता है। सुरेंद्र गिल, प्रकाश देओल और गोपाल मेहता ग्रैंड मास्टर लिस्ट में टॉप 36 में शामिल थे। अब 3 पावरफुल ग्रैंड मास्टर एक साथ समर पर हमला भी कर रहे थे, फिर भी वो समर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाए। समर की पावर की सीमा का अंदाजा लगाया जा सकता था। समर ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के अचानक विस्फोट से गुरुत्वाकर्षण किंगडम और फायर किंगडम दोनों में पावर छोड़ी और ये पावर इतनी प्रचंड थी कि इसने तूफान किंगडम को जमीन पर समेट दिया और पानी को भी जला डाला। प्रकाश और गोपाल मेहता दोनों के चेहरे के भाव पूरी तरह से बदल गए। उनके मुंह से खून की धार निकली। उनके किंगडम दब गए और वो मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से घायल हो गए थे। अचानक तभी सुरेंद्र गिल ने अपने साथियों को घायल होता देखकर अपनी तलवार घुमाते हुए कहा, गिल परिवार की तलवार तकनीक, पहाड़ विभाजन तलवार। जिसे 3 मीटर लंबी एक तलवार निकली और यह हवा में फट गई। जमीन को चीरते हुए निकली, जहां से भी आई एक बड़ी दरार छोड़ गई। सुरेंद्र गिल के सबसे पावरफुल मार्शल आर्ट तकनीकों के रूप में गिल परिवार की हाई हेवन ग्रैंड मास्टर टीयर तलवार तीनों के प्रहार थे। पर्वत विभाजन तलवार, समुद्र विभाजन और अग्नि विभाजन। गिल परिवार की तलवार तकनीक में एक ही तलवार में क्रमशः 3 पहाड़ों को काटा जा सकता था, समुद्र को चीरा जा सकता था और आग को भी चीरा जा सकता था। बेशक ये तलवार तकनीक का पावर हाइपरबोलिक वर्णन था, लेकिन वो कम से कम एक ऊंचे पहाड़ को तो नहीं, बल्कि एक छोटी पहाड़ी को तो काट सकती थी, और एक विशाल समुद्र को नहीं तो एक नदी को तो काट सकती थी। तलवार कला सीखने वाले व्यक्ति के रूप में समर ने एक नजर में अपने ओपोनेंट की तलवार को समझ लिया। उसने अपनी रेड फायर तलवार निकाली और उसे अपने छाते के सामने तान लिया। समर ने धीमी आवाज में कहा, रेड फायर एरो, और सेकंड लेवल की तलवार तकनीक शुरू की। सुरेंद्र गिल की तरफ वार कर दिया। लंबी तलवार से निकलती लाल रोशनी अनगिनत रेड फायर एरो में बदल गई, जो सुरेंद्र गिल की लंबी तलवार से टकराए और धमाकों की आवाज आई। सुरेंद्र गिल एक ग्रैंड मास्टर किंगडम टॉप लेवल के स्टेज फाइटर के रूप में अपनी तलवार कला में उत्कृष्टता के टॉप पर पहुंच चुका था। उसकी तलवारबाजी की तकनीक में अपार पावर भी थी। बहुत कम लोग मार्शल आर्ट की तकनीक में निपुणता हासिल कर पाते थे। इससे पता चलता है कि सुरेंद्र गिल एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति था, क्योंकि वे उसे उस अवस्था तक पहुंचा चुका था।
उसने अपने परिवार की तलवार तकनीक की प्रैक्टिस में निपुणता हासिल कर ली थी। हालांकि समर के पास भी वही ताकत थी, क्योंकि वो भी अपनी रेड फायर तलवार तकनीक से शोधन के साथ पूर्णता के किंगडम पर पहुंच गया था। समर के साथ अपनी पहली तकनीक को बेकार देखकर सुरेंद्र गिल दूसरी तलवार तकनीक पर चिल्लाया। सेकंड तलवार तकनीक, समुद्र विभाजन तलवार। समुद्र विभाजन तलवार में पहली तकनीक की तुलना में 2 गुनी पावर थी। यहां तक कि समुद्र की लहरों को फटने और आसपास की हवा को एक बड़े दरार में फटने की आवाज भी सुनी जा सकती थी। समर ने भी बराबरी का हमला किया, क्योंकि वो दोनों ही ग्रैंड मास्टर के टॉप स्टेज पर थे। हालांकि समर अपनी रेड फायर तलवार तकनीक के परिशोधन में किंगडम पर पहुंचा था। समर समान लेवल के फाइटर्स के साथ उसने अपना अच्छा उपयोग किया। नई नई सीखी हुई मार्शल तकनीकों की प्रैक्टिस सुरेंद्र गिल करने पर फैसला कर लिया। केवल मार्शल आर्ट तकनीकों को निखारना ही पर्याप्त नहीं था। मार्शल आर्ट तकनीक और आक्रमण पावर निरंतर फाइट से ही विकसित हो सकती थी। समर ने तीसरी तकनीक गंभीर चेहरे के साथ शुरू करते हुए चिल्लाकर कहा, तीसरी तकनीक रेड फायर वेव। तीसरी तकनीक पिछली तकनीक से ज्यादा पावरफुल थी। ये देर से आती और उतनी ही ज्यादा पावरफुल होती। तलवार की लाल रोशनी की एक चमक के साथ तलवार आग के एक विशाल झरने में बदल गई, जिसने हवा को लाल रंग में जला दिया। समुद्र विभाजन तलवार और अग्नि तरंगे आपस में टकराई और 800 मीटर की विशाल ध्वनि हुई, मानो कोई मेट्रोइट विशाल महासागर में गिरा हो। यह ध्वनि धरती को हिला देने वाली थी। कठोर चट्टानें जमीन में अनगिनत दरारें उभर आई, मकड़ी के जालों के बाहर की भयानक रूप से फैल गई। उसकी ताकत देखकर आसपास के लोग सदमे से स्तब्ध रह गए। वे सुरेंद्र गिल की पावर को समझते थे, क्योंकि वो एक मुंबई के 4 मार्शल आर्ट परिवारों में से एक था। पिछले कई वर्षों से अपने रेपुटेशन का आनंद ले रहा था, लेकिन समर की अपार पावर से हैरान और भयभीत हो चुका था। वे सभी अपनी अपनी पावर्स की तुलना में समर की पावर से कर रहे थे और उसको वो बहुत कमजोर समझ रहे थे। जबकि समर और सुरेंद्र गिल दोनों ही फाइट में बढ़त हासिल नहीं कर पा रहे थे। प्रकाश और गोपाल मेहता फिर से फाइट में घुसने की सोच रहे थे। हालांकि समर ने उनके किंगडमों को गंभीर रूप से डैमेज कर दिया था। वो घायल भी हो गए थे। गोपाल मेहता ने उदास होकर प्रकाश से कहा, सेक्ट मास्टर प्रकाश, हम किंगडम पावर का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि समर का किंगडम हमारे किंगडम से पावरफुल है। हम केवल मार्शल आर्ट तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। अब जब उसके किंगडम को समर ने फायर किंगडम से दबा दिया, तो उसका इंटरनल डैमेज हो गया। प्रकाश ने सहमति में सिर हिलाया। वो जानता था कि समर एक अद्भुत प्रतिभा है, जिसके पास 2 किंगडम पावर्स हैं। किंगडम पावर के अभाव में केवल वो मार्शल आर्ट तकनीकों का इस्तेमाल कर सकते थे। तभी प्रकाश ने धीमी आवाज में कहा, इंटेंसिव स्काई तलवार तकनीक। उसने एक नीली तलवार निकाली। वो हवा में फट गई और समर की तरफ बढ़ गई। गोपाल मेहता ने भी एक काली लंबी तलवार निकाली। जोर से चिल्लाते हुए बोला, मेहता परिवार तलवार तकनीक। और ये कहते हुए उसने समर की दाहिनी तरफ पर हमला कर दिया। उन्होंने समर पर दोनों तरफ से हमला किया। सुरेंद्र गिल को आगे रखते हुए 3 ग्रैंड मास्टर्स ने अपने मार्शल आर्ट तकनीकों से समर को घेर लिया। ग्रैंड मास्टर किंगडम लेवल के 3 पावरफुल फाइटर्स के हमलों का सामना करते हुए समर बहुत गंभीर लग रहा था। वो जानता था कि वो अपनी ब्लड लाइन टोटम से इन तीनों को मार तो सकता है, क्योंकि उसका टोटम दूसरे लेवल में विकसित हो चुका था। हालांकि वो 2 कारणों से अपने टोटम का इस्तेमाल नहीं करना चाहता था। एक तो यह कि उसने ब्लड लाइन टोटम के इस्तेमाल के साइड इफेक्ट भुगतने पड़ेंगे, और दूसरा, अगर ये अवसर का उपयोग अपनी तकनीक और मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने के लिए करना चाहता था। समर गुस्से से चिल्लाया, रेड फायर सिल्वर मून। और उसने रेड फायर तलवार तकनीक का चौथा तकनीक शुरू कर दिया। यह रेड फायर तलवार तकनीकों में सबसे पावरफुल तकनीक थी। वो इसका इस्तेमाल बहुत कम करता था। इसमें ज्यादा एनर्जी भी लगती थी। हालांकि अब जब उस पर 3 ग्रैंड मास्टर्स के हमले हुए, तो ऐसा करना पड़ा ही था। समर के चारों तरफ एक विशाल चांदी का चांद प्रकट हो गया। बेशक चांदी का चांद सफेद नहीं, बल्कि आग जैसा लाल था। आग में निहित पावरफुल एनर्जी ने उसके तीनों ओपोनेंट के सभी हमलों को रोक दिया। चारों की तलवारें आपस में टकराई और टक्कर से आसमान में अंधेरा हो गया।
इससे जो आवाज पैदा हुई वो इतनी जोरदार और बहरी कर देने वाली थी, हवा भी गूंजने लगी। विशाल एनर्जी तरंग पहले से तुलना में कहीं अधिक बड़े किंगडम में फैल गई। जहां भी गई जमीन पर अनगिनत गड्ढे छोड़ गई। जमीन के अलावा आसपास की दीवारें और छतें भी भूकंप की तरह दरारों से भर गई। कुछ कम साहसी लोग तो सफेद पड़ गए, बेकाबू होकर कांपने लगे। समर एक कदम पीछे हटा और लगभग आधा मीटर गड्ढे में जा गिरा। इस बार समर को अंततः 3 ग्रैंड मास्टर की संयुक्त ताकत का एकदम पीछे हटना पड़ा। उसके ओपोनेंट अपनी जगह पर डटे रहे। तीनों ग्रैंड मास्टर इस बात से खुश नहीं दिखे, उल्टे उनके चेहरे भी उदास हो गए। वे सभी अत्यंत पावरफुल ग्रैंड मास्टर किंगडम के टॉप स्टेज के फाइटर थे। उनकी पावरों का कॉम्बिनेशन किसी भी घर को विघटित कर सकता था, लेकिन इसे समर को सिर्फ एक कदम पीछे हटने पर मजबूर किया। इसने समर की मजबूत पावर को प्रदर्शन कर दिया था। ये तथ्य भी कि उनमें से कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। दोस्तों, अब क्या करेगा समर, क्या होगा आगे की कहानी में जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों, कहानी अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर करना, एक शेयर जरूर करना और अपने दोस्तों तक कहानी को ज्यादा से ज्यादा भेजना और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताना कि कहानी कैसी लगी और कहां से आप लोग कहानी को देखते हैं।